सर, आप हमें सुन पा रहे हैं? ठीक है सर। कुछ सुनाई, कुछ आ रहा है? जी बिल्कुल, जी बाबा। मैं तो अश्विनी, सबसे पहले जिन मित्रों ने, जिन हमारे घुमंतू समाज के प्रतिनिधियों ने अपनी बातें रखी, मैं उनको सलाम करता हूँ। जी दरअसल उनके बोलने के बाद हमारे बोलने के लिए तो बहुत कुछ रह नहीं जाता है, क्योंकि उन्होंने जो अपनी विरासत के बारे में बताया और अपनी विडंबना के बारे में बताया, वो दोनों चीजें बहुत साफ हैं। मैं बहुत संक्षेप में, हमारे और साथी बोलेंगे जो इसके ज्यादा जानकार हैं, मैं बहुत संक्षेप में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया के इतिहास में ये बार बार लगता है कि सबसे ज्यादा दुनिया को, या दुनिया के जिस हिस्से में वो समाज रहता है, उसको घुमंतू जानता है। जो समाज हमारे खेतीहर समाजों की तरह, जो पहले कभी घुमंतू रहे होंगे, स्थिर हो जाते हैं या हमारी तरह शहरों कस्बों में फंस जाते हैं, बस जाते हैं, उन समाजों में धीरे धीरे एक खास ज्ञान बढ़ता है, लेकिन जो ज्ञान की विविधता है वो घटती चली जाती है। वो धीरे धीरे तंग होने लगती है, उसकी अपनी मुख्य विधा के अलावा और जो उसका ज्ञान है वो सिमटता और घटता रहता है। घुमंतू आज भी, और सिर्फ मैं भारत की ही बात कर रहा हूँ, तिब्बत, मध्य एशिया, लेटिन अमेरिका और जहाँ जहाँ घुमंतू समाज आज भी मौजूद है और आज भी 21वीं शताब्दी में भी चल रहे हैं। और तो और यूरोप के जो रोमा हैं और नोमड्स हैं, जिनकी कहानी है कि भारत से गए थे, इन सबके को दिमाग में रखते हुए अगर बात करें तो घुमंतू सबसे ज्यादा अपने आसपास को जानते हैं। इसलिए वे अपने संसाधनों को जानते हैं, अपनी ऋतुओं को जानते हैं, अपने संसाधनों से निकलने वाले उन सामानों को जानते हैं जिनको वो अन्य समाजों से एक्सचेंज करते हैं, उन समाजों में देते हैं और उसके बदले अपने जीवन यापन के लिए मदद लेते हैं। तो ये एक तरीके से परस्पर निर्भर समाजों से भी उनका रिश्ता रहता है और आपस के समाजों में भी उनका रिश्ता रहता है। और घुमंतू सबसे अच्छी तरीके से अपने इलाके को जानते हैं। अगर अश्विनी, जो तुम्हारा अध्ययन क्षेत्र है, उसकी बात की जाए, और पिछली बार जब हम लोग राजस्थान आए थे, हम में से बहुत सारे लोगों को बहुत सीखने का मौका मिला इन लोगों से, जब तुमने मिलवाया था हमको। तो घुमंतू समाज किस तरीके से भारत के जो अलग अलग इको रीजन्स हैं, जो भारत के अलग अलग एग्रो, इको और क्लाइमेट जोन्स हैं, उनमें ये घुमंतू किस तरीके से घूमते हैं और कितनी जानकारी उनको होती है जड़ी बूटी की, लवणों की, खनिजों की और तमाम चीजों। और साथ ही वे कितने हुनरमंद होते हैं संगीत के मामले में, संगीत के जो लोक यंत्र हैं, लोक वाद्य हैं, उनके मामले में, और उसके अलावा किसी न किसी कला में वो माहिर होते हैं। और ऐसा नहीं है कि जैसे हम नॉर्मली हम शहराती लोग करते हैं ना, मास्टर ऑफ, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये जो घुमंतू जातियां हैं, ये मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स। किसी एक चीज में उनकी अतिरिक्त विशेषता होती है, लेकिन जो और अलाइड चीजें हैं उनमें भी वो निष्णात होते हैं, उनमें भी वो पारंगत होते हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। हो सकता है कि दवा में उसकी एडिशनल और सरप्लस विशेषता हो, लेकिन और चीजों में भी उसकी जानकारी होती है, अपने कबीले की और अपने अगल बगल रहने वाले कबीले की। आज की स्थिति, दूसरे शब्दों में ये कहा जाएगा कि एक इंस्टीट्यूशनल, जिसको कहते हैं आयुर्वेद बनने से पहले जो उसकी प्री इंस्टीट्यूशनल धाराएं रही होंगी, स्ट्रीम्स रही होंगी, उनके प्रतिनिधि दरअसल हमारे ये घुमंतू समाज है। वो संगीत में हो, वह दवाओं में, खनिजों में, लवणों में हो, वह वाद्य यंत्रों में हो, वह जो छोटे मोटे साइंस टेक्नोलॉजी के उनके इनोवेशन थे उनमें हो, हम देखते हैं कि वह प्रवाह संस्थागत रूप लेने से पहले वह इन घुमंतू जनजातियों ने उसका आविष्कार किया होगा, उन्होंने इसको विकसित किया होगा। क्योंकि सबसे ज्यादा कठिन भूगोल में, कठिन मौसमों में एक तरीके से वो दुनिया से और प्रकृति से सामना करते थे और इस तरीके से उसमें अपने बचने के रास्ते निकालते थे। और इस तरह जो इंडिजिनस नॉलेज जिसको कहते हैं, वह खाली आर्ट्स ही नहीं है,
उसमें साइंसेस भी हैं, उसमें टेक्नोलॉजी भी है, उसमें पानी के काम, नहरों का काम, उसमें जिसको कहेंगे कि व्हील और पानी को निकालने का काम, चक्की का काम, पहिए का काम, बैलगाड़ी, मतलब तमाम चीजें उसके वहां से निकली हैं। इसी तरीके से जड़ी बूटी, इसी तरीके से संगीत, इसी तरीके से संगीत के वाद्य यंत्र वगैरह वगैरह। और इसका विस्तार इनके प्रतिनिधियों के माध्यम से ही हम लोगों ने सुना। एक बार बहुत पहले की बात, बहुत ज्यादा पहले की नहीं, लेकिन 15 साल पहले की बात होगी। कुमार सुरेश सिंह जी के पास हम लोग एक भूटान की जनजातियों पर हमारे एक साथी प्रोफेसर रघुवीर चंद ने एक किताब लिखी थी, उसकी भूमिका लिखने के लिए गए, क्योंकि हमने कहा कि उनसे बेहतर कोई आदमी नहीं है जो उस किताब की भूमिका लिखे। और ये जो नोमड थे, ये हमारे अरुणाचल प्रदेश में और भूटान में और तिब्बत में रहते थे। इनको ब्रकपा कहा जाता है। एक तरीके से मिल्क पीपुल भी हैं, नोमड भी हैं, लेकिन व्यवसाय नहीं कर पाते हैं। अब 3 अलग-अलग देशों में फंस गए हैं, हिमालय के इस तरफ भी और हिमालय के उस तरफ भी। जब भूमिका लिखाने गए तो ऐसे ही बात हो रही थी कि ये हिमालय के नोमड हैं, तो वो कहने लगे, बड़े आत्मीयता से उन्होंने कहा कि हम जरा सी तारीफ कर रहे थे कि पीपल ऑफ इंडिया के भीतर आपने ये कर दिया, वो कर दिया। वो कहने लगे कि पीपल ऑफ इंडिया बहुत प्रारंभिक किस्म का काम है, और हमारे बहुत सारे साथी अभी ठीक से समझ नहीं पाए जो भारतीय उपमहाद्वीप में जो मनुष्यों की विविधता है, उसके कला कौशल की विविधता है, उसके साइंस टेक्नोलॉजी की विविधता है, उसको इस इतनी बड़ी रिपोर्ट जो अपने आप में पहली बार निकली है, उसके निकलने के बावजूद भी हम और हमारी टीम उसको पूरी तरीके से नहीं समझ पाए। और ये बड़े आदमी का बड़ा कथन एक तरीके से है। इसका मतलब है कि हमारे जो नए शोध छात्र हैं, हमारे एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए लोग हैं, उनके लिए चुनौती है कि 21वीं शताब्दी में हम इस पूरी विरासत को किस तरीके से समझें। जो दूसरा और आखिरी पक्ष है वो ये है कि आज घुमंतु समाजों के लिए दुनिया भर में स्पेस कम होता चला जा रहा है। अगर मैं किसान हूँ, हालांकि अभी की दशा आप देख रहे हैं कि हमारी सरकारें और हमारी आज की सरकार इतनी निर्मम और निकम्मी है कि वो 50% से ज्यादा जो देश, जो समाज कृषकों का हो, जब उसी से संवाद नहीं कर रही है, तो इन बेचारे नोमड्स के लिए कहाँ संवाद वो करेगी? ये सोचने की बात है। लेकिन इन पर सबसे बड़ा दबाव यही है कि इनका जो एक आजाद क्षेत्र था जहां से ये गुजरते थे अलग अलग ऋतुओं में, पूरा पूरा ऋतुओं के साथ इनका एक सामंजस्य होता था कि अब इस तरफ घास होगी, अब यहाँ घास होगी, अब यहाँ घास होगी, अब वापसी में यहाँ मेला होगा, और यहाँ फसल कट रही होगी तो हम अपनी चीजें एक्सचेंज करेंगे, यहाँ फलाना पशुओं का मेला होगा और हम फिर राजस्थान में लौट जाएंगे। ये उनका जो पुराना पथ जो सदियों में विकसित हुआ था। मुझे तो कभी कभी लगता है कि भारत की जो आधुनिक सभ्यता, आधुनिक कहने में भी गड़बड़ हो जाएगी, भारत की जो एक नॉन इतिहास जो है इंडस वैली से आज तक का, वो तो हम सब पढ़ते लिखते हैं, लेकिन ये जो विरासतें हैं ये उससे भी पहले की घुमंतु समाजों से विकसित होती आई हुई विरासतें हैं। तो हमने उनके उस स्पेस पर कब्जा कर दिया है, कहीं राज्य ने कर दिया है और कहीं हम जो प्रभावशाली भारतीय हैं, अर्बन और ये जिसको कहेंगे कि कॉरपोरेटों के प्रतिनिधि या उनके गुलाम या उनके सहयोगी, उन्होंने उस पूरे स्पेस को ले लिया है। अगर मैं किसान हूं तो फिर भी मेरे पास मेरे नाम की, मेरे पिता के नाम की जमीन है। पहाड़ों में जैसे हिमालय की बात करें तो बहुत जगह खेती की जमीन कम होने के बावजूद भी हमारे पास कॉमन्स अच्छी संख्या में है। ऐसा तिब्बत के बारे में भी कहा जा सकता है, हालांकि वहाँ एक अलग ही किस्म का राजनीतिक तंत्र है। लेकिन जो राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, गुजरात के, महाराष्ट्र के और अन्य प्रांतों के जो घुमंतु समाज हैं, उनके लिए स्थिति होगी है कि उनके उस स्पेस को जिसमें वो कोई उस तरीके का हस्तक्षेप नहीं करते थे, वहां से गुजर के चले जाते थे और फिर वापस चले जाते थे, वह धीरे धीरे सिमट गया है। और ऐसे प्रांत जैसे कि राजस्थान, जैसे कि मध्य प्रदेश, जैसे कि गुजरात और महाराष्ट्र, इनका पूरा प्रभुत्व जो है वो अर्बन और उन नागरिकों का एक तरीके से है, पूरा राजनीति में, प्रशासन में, जिसको कहेंगे कि उद्योगों में, जिनका इस घुमंतु विरासत से बहुत ज्यादा वास्ता नहीं। अगर अच्छी राजनीति हो, संवेदनशीलता समाज में हो, तो उससे सीधा न जुड़े होने के बावजूद भी आप उनके मुद्दों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं, क्योंकि वो विरासत सिर्फ उन्हीं की नहीं है, घुमंतु समाजों की, वो विरासत पूरी ह्यूमन सोसाइटी की विरासत है। अगर भारतीय संदर्भ में कहें तो वो हमारी पूरी भारतीय
विरासत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हो सकता है कि उसका बहुत बड़ा हिस्सा क्लासिकल में स्थानांतरित ही, रूपांतरित ही ना हो पाया हो, वो पूरा का पूरा अभी फोक फॉर्म में हो। उसको गंवाना, उसको नष्ट होते हुए देखना एक तरीके से हमारे देश का ही नहीं, हमारे जनतंत्र का भी एक तरीके से दुर्भाग्य है। जैसा हमारे बहुत सारे इन साथियों ने, इन मित्रों ने कहा कि इनको इनको आप कहीं तो रिकॉग्नाइज कीजिए, इनको पहचान तो दीजिए, इन पर पुलिस का आतंक न हो, इनको राज्य किसी तरीके से कोई जगह पर बसाए, इनकी कॉलोनी, जैसे वो बता रहे थे ना कि हम सड़क में भालू नचाने के लिए ले जा रहे हैं तो उसमें मुश्किलें हो जा रही हैं, लेकिन अगर हमारा सर्कस होता तो ये होता, ये होता, ये होता। मुझे अभी याद आ रहा है, बहुत पुरानी बात है, मुझे हाल में एक मित्र ने उसको रिमाइंड कराया था। उन दिनों हमारी एक बाद में पर्यावरण मंत्री वहां बनी श्रीमती मेनका गांधी, वह विज्ञापन विज्ञापन कंपनी में कोई काम करती थी। तो एक तौलिए के विज्ञापन में वो अपने शरीर का प्रदर्शन करते हुए उसमें दिखाई दी गई। तो उसमें किसी को बड़ी आपत्ति नहीं थी, लेकिन जब पर्यावरण मंत्री वो बनी तो वो बेचारा जो मदारी था उसका भालू उससे छीन लिया गया, क्योंकि आपने पशुओं के या वाइल्ड लाइफ के संरक्षण के नाम पर ऐसे एक्ट निकाले जिसमें हो सकता है कि भालू बच गया हो या वन्य जीव बच गया हो, लेकिन उस भालू के साथ जिसका जीवन नत्थी है और वो भालू जिस जनजाति के परिवार का या घुमंतु परिवार का हिस्सा है, उसको, उस मर्म को, उस रिश्ते को समझे बिना ही हमने उसको किया। हम भी सब, पूरे देश के लोग भी चाहते होंगे, घुमंतु समाज के लोग भी चाहते होंगे कि वन्य जीव भी बचे रहें। वो उनको मारते नहीं हैं, उनकी बहुत हिफाजत करते हैं। सांप को सदा अपने साथ गुलाम नहीं रखते हैं, छोड़ देते हैं। भालू और बंदरों को भी वो जंगल में बहुत बार लौटाते हैं, लेकिन उनके पास कोई घर नहीं है, उनके पास कोई जमीन नहीं है, उनके पास कोई उद्योग नहीं है, उनके पास कोई शिक्षा नहीं है, ये तथाकथित आधुनिक जिसमें आपको कोई जॉब दे सके। इसलिए उनके हुनरों की कद्र करके ही आप उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट कर सकते हो और साथ ही उन हुनरों को बचाने का काम कर सकते हो। इसलिए जो सुझाव इन समाजों के प्रतिनिधियों की ओर से आए हैं, उनकी तरफ गौर किया जाना चाहिए, हमारा ये कहना है। एक छोटा सा ही हिस्सा क्यों ना हो, जो हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक विविधता को, हमारी जैविक और प्राकृतिक विविधता का कहीं न कहीं से प्रतिनिधित्व करते हों, उन समाजों को खोना, उनकी कदर न करना, मुझे लगता है कि ये कहीं से भी एक भारतीय जनतंत्र को या भारतीय मानवता को शोभा नहीं देता है। मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारे और जो साथी हैं, जो घुमंतु समाजों के और ज़्यादा गहरे जानकार हैं, उनको उनको सुनने के लिए की प्रतीक्षा करूँ। आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही कम समय में बहुत ही सुंदर तरीके से चीजों को, सागर तरीके से चीजों को रखा सामने। अभी हमारे साथ में प्रोफेसर